अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम कायनात पे बात करेंगे, जेम्स वेब पे, हबल टेलीस्कोप पे। तो इससे हमें क़यामत को समझने में आसानी होगी, सात आसमान समझने में आसानी होगी, और रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, इसकी रफ्तार क्या है, इसको समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज जेम्स वेब से। तो इस कायनात की स्टडी के लिए हमेशा से कोशिशें होती आ रही हैं, रसदगाहें बनती थी। अब भी आप देखें तो फ़लाँ बादशाह ने रसदगाह बनाई थी और फ़लाँ बादशाह ने रसदगाह बनाई थी। उम्र ख़याम की रसदगाह सबसे अब तक मशहूर रसदगाह है, जो मलिक शाह सल्जूकी के दौर में मलिक शाह ने उम्र ख़याम ने बनाई थी। तो सितारों को हमेशा से ही कायनात को स्टडी करने के लिए लोग कोशिशें करते रहते हैं, ये बेकरां कायनात। तो पिछली सदी में इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाई थी, आम टेलीस्कोप की तरह, जैसे हमारी टेलीस्कोप होती है जिसमें लेंस लगे होते हैं, इस तरह की टेलीस्कोप बनाई थी हबल। और उसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे लगाए गए थे और वो खिला में भेजी गई थी। तो उस वक्त उसने कायनात के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन वो बहुत अधूरी थी। फिर एक ऐसी टेलीस्कोप बनाई गई जिसमें अच्छे नहीं थे, जिसको जेम्स वेब कहते हैं। और जेम्स वेब एक ऐसी टेलीस्कोप बनाई गई है कि जब से कायनात बनी है उस वक्त से जो रोशनी हम तक पहुंच रही है वो इसने कलेक्ट कर ली है। तकरीबन कोई कहते हैं 15 अरब साल पहले और कोई कहते हैं 20 अरब साल पहले कायनात बनी थी। इसका मतलब है कि ये जेम्स वेब इससे भी आगे देख सकती है, लेकिन चूंकि अभी उन सितारों की रोशनी हम तक नहीं पहुंची तो जेम्स वेब वो हमें नहीं दिखा रहा। जैसे जैसे जिस सितारे की रोशनी पहुंचती है तो जेम्स वेब उसको दिखा देता है। अब इस जेम्स वेब ने इस नज़रिए को कि कायनात फैल रही है, इस पे बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं कि अगर कायनात फैल रही है तो 20 अरब साल पहले ये सितारे एकदम, ये कहकशाएँ, ये क्लस्टर, ये सुपर क्लस्टर एकदम इस जगह कैसे आ गए जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त न जाने वो जो सितारे में हमें नज़र आ रहे हैं, इस वक्त न जाने वो सफ़र करके कहाँ पहुँच चुके होंगे। ये तो उनका वो इब्तिदाई लम्हा है जब ये कायनात बनी और उन्होंने पहली रोशनी प्रोड्यूस की। तो वो हमें अब मौसूल हो रही है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फ़ी सेकंड, या यूं कह लें कि 2,97,600 किलोमीटर फ़ी सेकंड, कोई इसको 3 लाख भी कहता है। तो इस रफ्तार से रोशनी सफ़र करती है। तो 20 अरब साल पहले जो सितारे बने थे उनकी रोशनी ज़मीन तक अब पहुंची है, तो जिसको जेम्स वेब ने कलेक्ट कर लिया है। असल में जेम्स वेब जो है ये इसको देखें तो ये एक सैटेलाइट डिश की तरह है। कभी एक वक्त था 2 दहाइयाँ पहले कि सैटेलाइट डिश बहुत मकबूल हो रही थी और सैटेलाइट से नशियात लेती थी। तो एक बड़ी सी वो एक छतरी सी होती थी और उसके आगे एक रिसीवर लगा होता था। तो उस छतरी का रुख सैटेलाइट की तरफ कर दिया जाता था, तो सैटेलाइट की जो कमज़ोर तरीन वेव्स होती थी वो उसको एक नुक्ते पे मुर्तकिस कर देती थी जो कलेक्टर होता था। तो वो उसको फिर एक वाज़िया तस्वीर बना के हमें टीवी पे दिखाता था। इसी तरह जेम्स वेब भी एक बहुत बड़ी सैटेलाइट डिश समझ लें, जो बहुत ज़्यादा फैली हुई फोटोन ज़र्रात को एक नुक्ते पे मुर्तकिस करके उसको एक तस्वीर बना देता है, एक शक्ल बना देता है, और सितारे में जो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो हमें लम्हा बलम्हा बताता रहता है। तो इस तरह लाखों करोड़ों अरबों खरबों सितारे जो हैं वो जेम्स वेब में हमें नज़र आते हैं। इस जेम्स वेब ने साइंस का ये नज़रिया तो तकरीबन गलत ही साबित कर दिया है कि कायनात फैल रही है, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं कि उस जगह फिर ये सितारे कैसे हुए अगर कायनात फैल रही है। जिस लम्हा ये बनी ये कायनात, तो इसको तो किसी और जगह होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगर हम
देखें कि इस कायनात की रोशनी तो अभी हम तक अभी पहुँचे तकरीबन 20 अरब साल पहले, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी ये कायनात 1 लाख अरब नूरी साल दूर है। आज से तकरीबन 100 साल पहले कायनात की वसअत का जो अंदाज़ा था वो था 1 लाख नूरी साल। 1 लाख नूरी साल यानी 1 सेकंड में रोशनी जितनी रफ्तार तय करती है, अगर 1 साल में उसको 1 लाख नूरी साल कहते हैं। एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर रफ्तार अगर वो तय करती है तो 1 साल में जितना फासला तय करती है उसको नूरी साल कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो 100 साल पहले इसका जो अंदाज़ा था वो था 1 लाख नूरी साल। लेकिन अभी हम सबको पता है कि सिर्फ हमारी ये कहकशां जो है ये 70,000 नूरी साल इसका एक सिरे से दूसरी सिरे तक है। और इस तरह की कहकशाएँ हमारी इस कायनात में तकरीबन 2000 अरब कहकशाएँ हैं। सॉरी, मैं अपनी पिछली एक वीडियो में 25 मिलियन कह गया था, मैं गलती कर गया था। फिर नदीम मलिक ने मेरी दुरुस्तगी की कि नहीं खान साहब, ये 2000 अरब नूरी 2000 अरब कहकशाएँ हैं। तो ये 2000 अरब कहकशाएँ, तो इनका आखिर इनका कितना हुजूम होगा। अब दूसरी बात यह है कि आखिर कायनात की इन्होंने पैमाइश कैसे की। तो कायनात की पैमाइश इन्होंने रेडिएशन से की। रेडिएशन या मैग्नेटिक फील्ड, मैं अक्सर मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन अगर आप साइंसी इस्लाहात समझें तो वो कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन इन अजसाम की वो मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत इंतहाई रफ्तार से हम तक पहुँच जाती है। तो उसकी पैमाइश करके इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि हमारी ये कायनात 1 लाख अरब नूरी साल की है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस रेडिएशन को पैमाइश करने का इनका फार्मूला क्या है, किस फार्मूले से ये करते हैं। आखिर वक्तन फ़वक्तन ये जो करते रहे और 1 लाख नूरी साल से 1 लाख अरब नूरी साल तक अगर ये आ गए हैं तो मतलब है कि इनके पैमाइश में कहीं कोई गलती है। हो सकता है ये कायनात इससे भी दुगनी हो, चुगनी हो, 10 गुना हो, 20 गुना हो। तो अभी तक तो ये एक अंदाज़ा ही है। तो आगे देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, जैसे जैसे इल्म तरक्की करेगा तो हम पे ये कायनात के राज और खुलेंगे। अगर हम इस जेम्स वेब की देख लें कि इसने 20 अरब नूरी साल तक देखा है, तो ये यूँ समझे कि हमने अभी 1% का भी 1% को अगर 100 पे तकसीम करें तो यूँ समझे कि हमने 1% का भी सिर्फ 3% देखा है। ये कायनात अगर 1 लाख अरब नूरी साल इसकी पैमाइश हम तसव्वुर कर लें तो 1% का भी, अगर 1% को फिर हम 100 पे तकसीम करें तो हमने उसका सिर्फ 3% हिस्सा देखा है। ये इतनी वसी कायनात है। तो अब जब सूर फूंका जाएगा तो क्या वो कोई आवाज़ होगी, जैसे हमें हमारे उलमा बताते थे कि सूर से एक आवाज़ निकलेगी। तो आवाज़ की रफ्तार तो 330 मीटर पर सेकंड है, यानी रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और आवाज़ की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड है। तो कैसे मुमकिन है, कितने अरब साल लगाएगा सिर्फ हमारी कहकशां से आवाज़ एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हुए, और फिर कायनात की आखिरी हदों तक पहुंचते हुए फिर वो आवाज़ कितना अरसा लेगी, इसके तो कोई कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। ये इतना ज़्यादा डेटा बनता है। और रोशनी की रफ्तार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ना जाने कायनात कितनी फैली हुई है और 20 अरब साल पहले जो रोशनी बन रही है वो अब हमें पहुंच रही है, तो रोशनी की रफ्तार से भी मुमकिन नहीं है। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मेरी गुज़श्ता वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो 1 सेकंड के 1.5 लाखवें हिस्से में सारी कायनात में घूम जाती है, और उसी ने ही इन सारे अजसाम को कैप्चर किया हुआ है। इसी तरह एक मिसाल मैं आपको और दूंगा कि हमारे सूरज का एक जोड़वा भाई है नेमरू या नेब्रियो, जो भी समझ ले आप। वो हमारे सूरज के गिर्द एक चक्कर लगा के जाता है और सूरज की आखिरी हदों तक, जहाँ तक सूरज की मैग्नेटिक फील्ड है वो एक नूरी साल तक है, वहाँ तक जाता है और फिर वापस आता है, फिर सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, और ये चक्कर उसका 6 करोड़ साल में मुकम्मल होता है। तो
जो टैबलेट्स मिले हैं उनके सुमेरियन टैबलेट्स, तो उनमें ये जिक्र है कि अनुनाकिस जो थे वो नेब्रियो पे रहते थे। अब ये तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि नेब्रियो इतना दूर चला जाता है, वहाँ पे इतनी ठंडक होती है, यानी वो गर्मी और सर्दी का इस कदर ज़्यादा फ़र्क है कि यहाँ वहाँ पे मुमकिन नहीं है। तो नेब्रियो के भी ये इनको कैसे पता चला? नेब्रियो की भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी से इनको पता चला कि इस सूरज का एक जुड़वा भाई भी है, जिसने अभी तक सूरज के गिर्द चक्कर तो नहीं लगाया। अभी तक ये मौजूदा 2-4 सदियाँ जो हैं जिसमें साइंसी इल्म ने तरक्की की है, तो इसमें भी नेब्रियो ने चक्कर नहीं लगाया, लेकिन उसकी रेडिएशन या उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से साइंसदानों को ये पता चल गया है कि ये सूरज का एक जुड़वा भाई है। तो इसके बारे में कहते थे कि ये जो हमारी सोलर सिस्टम में जो एक प्लैनेट है जो टुकड़े टुकड़े हो चुका था और अभी वो बड़ी बड़ी चट्टानें जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रही हैं, तो वो कहते थे कि नेब्रियो यहाँ से गुजरा है, जबकि ये मुमकिन नहीं है। अगर हम सोलर सिस्टम को देखें तो किसी भी एंगल से नेब्रियो यहाँ से नहीं गुजर सकता। या तो वो प्लूटो या उसके करीब जो दूसरे प्लैनेट है उनके करीब से गुजरता है तो ये उनको तबाह करता है, जबकि बीच के जो मदार हैं उसमें एक सियारे को कैसे वो तबाह कर सकता था। असल में ये सियारा जो है ये काबिल और इदरीस अलैहिस्सलाम की जंग के दौरान ये सियारा तबाह हुआ था। अब हम आते हैं सूरह इसराफील की तरफ। तो जैसे हमें उलमा बताते हैं कि आवाज़ होगी, तो आवाज़ नहीं होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अचानक आ जाएगी, यानी उसकी कोई कैलकुलेशन कुछ भी कोई नहीं कर सकता। ये जो बताते हैं कि इतने साल रह गए या इतने 100 साल रह गए या इतने 1000 साल रह गए क़यामत में आने में, ये सब झूठ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अचानक आ जाएगी। अब यहाँ पे एक बात है कि क्या सूरह इसराफील आते साथ ही सारी मैग्नेटिक फील्ड को गैर मुअस्सर कर देगा? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर सारी मैग्नेटिक फील्ड को गैर मुअस्सर कर दे तो फिर हमारे जो जिस्म जो एटम से बने हैं, अगर ये भी गैर मुअस्सर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे जिस्म तो बस डिकम्पोज हो जाएंगे और जो बुनियादी मादा है, बुनियादी मादे के ज़र्रियात में तब्दील हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे को जंग लगना। मैं कई बार मैं इसकी अक्सर मिसालें देता रहता हूँ। ये एक आसान चीज़ है जो आसानी से समझ आ जाती है। देखिए, लोहे की सतह है तो वो अपनी तरफ ऑक्सीजन को नहीं आने देती। ऑक्सीजन आ जाए तो उसको जंग लग जाता है, वो लोहे के एटम के बीच में बैठ जाती है और उसको ख़राब कर देती है, तो उसको जंग लग जाता है। तो लोहा जो है वो ऑक्सीजन को अपने पास नहीं आने देता और ऑक्सीजन जो है वो लोहे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब पानी की पड़ता है लोहे पे तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को, लोहे की मैग्नेटिक फील्ड को गैर मुअस्सर कर देता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो ऑक्सीजन को दफ़ा करती है उसको गैर मुअस्सर कर देता है, तो ऑक्सीजन उसमें से गुज़र के लोहे के अंदर जज़ब हो जाता है और लोहे की मैग्नेटिक फील्ड को ख़राब कर देता है। लोहा जो पहले एक सख्त चीज़ होती है और उसकी कील ठोंके तो ठुक जाती है, वही कील जब उसको जंग लग जाता है तो जब आप उसको ठोकेंगे तो ठोकेगी नहीं बल्कि टूट जाएगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ख़राब कर देती है। लोहा लोहा ही रहता है लेकिन फिर लोहा नहीं रहता, लेकिन उसकी क्वालिटी लोहे की नहीं रहती। इसी तरह जब सूर फूंका जाएगा तो ये नहीं कि ये कायनात की मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, या तो मुकम्मल तौर पे सारी ख़त्म होगी या मुकम्मल तौर पे कोई भी ख़त्म नहीं होगी। तो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो इसकी माहियत को बदल देगी, जब हर चीज़ की माहियत को तब्दील कर देगी किसी हद तक। जब थोड़ा सा भी तब्दीली आ जाए तो जो आसमान लिखा है कुरान पाक में है, जिक्र है कि और हमने आसमान में बुर्ज बनाए, तो वो बुर्ज जो हैं वो फिर कायम नहीं रहे। वो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ पे हमारे सूरज के गिर्द मरीख घूम रहा है तो वहाँ अतारद नहीं आ सकता। अतारद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो 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 सूरज की उस मैग्नेटिक फील्ड के फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होगी तो अतारद उसी जगह घूमेगा। ज़मीन अपनी जगह पे घूमेगी, ये मरीख की जगह नहीं जा सकेगी, मरीख ज़मीन की जगह नहीं आ सकेगा। हर एक अपने अपने बुर्ज में कैद है। तो ये बुर्ज जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली आएगी जिससे ये बुर्ज ख़त्म हो जाएंगे, तो ये फ्री हो जाएंगे। तो जैसे कुरान पाक में है कि चाँद तारीक हो जाएगा। तो चाँद कैसे तारीक हो? चाँद जब सूरज की तरफ ट्रैवल करेगा, सूरज की तरफ जब वो जाएगा तो हमें जो चाँद का रोशन रुख नज़र आता है तो हम उससे कहते हैं आधा चाँद हो गया, पूरा चाँद हो गया, इब्तिदाई चाँद हो गया, हिलाल हो गया। तो ये वो रोशन रुख हमें नज़र आता है। जब ये सूरज की तरफ जाएगा
तो इसका तारीख रुख हमारी तरफ होगा, तो कुरान पाक कहते हैं कि चांद तारीख हो जाएगा। असल में इसका तारीख रुख हमारी तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होने से सूरज जो है वो चांद को अपनी तरफ खींच लेगा, या यूँ समझ लें कि इनर्शिया के तहत जब ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होगी तो वो एक झूला सा झूलते हुए, जैसे हम कोई चीज़ ऐसे फेंकते हैं तो जब घुमा के फेंकते हैं तो फिर सीधी जाती है, इसी तरह यूँ समझ लें कि चांद जो है वो जब अपने मदार से निकलेगा तो वो सूरज की तरफ ट्रैवल करेगा और हमारी तरफ उसका फिर तारीख रुख होगा, तो हमें चांद तारीख नज़र आएगा। और जब ये सूरज से जाकर टकरा जाएगा तो फिर सूरज और चांद बाहम मिल जाएंगे, कुरान पाक कहता है। तो उम्मीद है मैं आपको अपनी बात पहुंचा दी मैंने। अस्सलाम वालेकुम।